हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग CSIR के SO और ASO के रिज़ल्ट की बात करने वाले हैं जो रिलीज़ हो चुका है। मैं एक चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ के लिए पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जो भी धांधली हुई थी पेपर, मतलब पहली स्टेज में जो भी एग्ज़ाम थे दोनों एग्ज़ाम को लेकर, उसके ऊपर कई सारी कंप्लेन गई CSIR को। कुछ लोग हेडक्वार्टर जाके उन्होंने कंप्लेन करी, कुछ लोगों ने फ़ोन पर से कंप्लेन करी, लाखों ईमेल लिखे गए। मतलब लाखों से मेरा मतलब कि हर एक ने जितने कोशिश कर सकता, जिन मीडियम से वो कोशिश कर सकता था कंप्लेन की, उसने कंप्लेन करी है। लेकिन एंड में क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स आए, उन्होंने देखा कि टाइम पीरियड बहुत लंबा बीत चुका है, लोग भूल चुके हैं, उन्होंने रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया बिना किसी एक्शन लिए, बिना कोई एक्शन लिए। और ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि अगर एक्शन ही नहीं लिए जा रहे हैं, मतलब अगर सब कुछ क्लियर है, आपको एविडेंसेस दिख रहे हैं, उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं हो रहा, तो ये बहुत समस्या वाली बात है, बहुत गंभीर चीज़ है। क्योंकि इससे कुछ भी फेयर नहीं है, और फेयर नहीं होने की तो बात अलग है, लेकिन फेयर नहीं होने पर जो एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन नहीं लेना चाहते। दैट मीन्स जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी, और इसको आगे सिर्फ आगे बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ थी। अगर हम लोग रिज़ल्ट की बात करें, हम लोग कट ऑफ पे बात करते हैं। मैं एक्चुअली में इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन एजेंडा है, जो मेन चीज़ है, जो मेन फोकस है, वो है इसकी कट ऑफ के ऊपर बात करना। आप कट ऑफ देखेंगे, ये थोड़ा अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन हमें पता है कि कितनी धांधली हुई है एग्ज़ाम के ऊपर। अगर उसके बाद ये कट ऑफ आ रही, तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि कट ऑफ इससे बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए थी। मतलब पेपर का लेवल ठीक ठाक था, उसके बाद धांधली होने के बाद इतनी कट ऑफ जा रही है। हालांकि हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि, और जब मैंने लास्ट टाइम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था 2-3 महीने पहले, आई थिंक एग्ज़ाम के वक्त पे ही बनाया था, तो मैंने उसमें ये चीज़ मेंशन करी थी कि कट ऑफ 260 तक ही जाएगी, और मैंने उसमें लिख दिया था। और अगर आप वो वीडियो जाके देखेंगे, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सही हूँ। साथ में मैंने ये भी मेंशन किया था कि अगर इतनी कट ऑफ जाएगी तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि धांधली हुई है, और उस धांधली की वजह से इतनी कट ऑफ जाएगी, अदरवाइज़ ये कट ऑफ इतनी ना जाती। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ, सेकंड पेपर में कई सारे सब्जेक्ट्स थे। उन सब्जेक्ट्स में कम से कम शायद 3 या 4 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जहाँ पर आप क्वेश्चन के आंसर तो देके आए हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं थी कि आपने सही आंसर किया है या नहीं किया है। और इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ गई है, ये कट ऑफ जो अब मेरी, आप यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पहली चीज़, ये कट ऑफ है। अगर मैं UR की बात करता हूँ, आप पूरी तरीके से समझिएगा, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो 259 मार्क्स आए हैं, जिसके भी आए हैं आउट ऑफ 350, ये मिनिमम वो मिनिमम मार्क्स है जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, राइट। दैट मीन्स बाकी लोग के मार्क्स इससे ऊपर आए हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर इतने मार्क्स आए हैं सबसे लास्ट कैंडिडेट के, UR के, जो सेलेक्ट हुआ है, तो अब सोच के देखिए टॉपर के कितने मार्क्स होंगे। टॉपर तो वही होगा जिसने धांधली करी थी, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करता हूँ। मान लेता हूँ मैं UR का अगर वो कैंडिडेट है ये, जिसके लास्ट में इतने, सबसे लास्ट कैंडिडेट है जिसके मार्क्स दोनों पेपर के मिला के 260 आए हैं, राइट। 259.84, मैं इसको 260 मान लेता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ कि उसके फर्स्ट पेपर में, मैं मान लेता हूँ, हालांकि उसके फर्स्ट पेपर में 110 नहीं होंगे, मैं मान लेता हूँ कि उसके फर्स्ट पेपर में 110 मार्क्स थे, सेकंड पेपर में उसके 150 मार्क्स हैं 200 में से। आप समझ रहे हो, मतलब जहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे, 70 प्लस क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर आपको कोई क्लियरिटी नहीं थी कि आप आंसर दे रहे हो कि वो सही होगा कि नहीं होगा, करेक्ट। और मैंने इस चीज़ को पूरा अच्छे से इसको एनालाइज किया था, पूरे वीडियो में बताया था कि किस सेक्शन में कितने मैक्सिमम कोई सही कर सकता है अगर उसने नकल नहीं करी है। इवन नकल करने के बाद भी अगर कोई कितने मैक्सिमम सही कर सकता है, ये भी मैंने तुम्हें बताया था, उस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था। तो आप उस वीडियो को चेक करें और फिर इसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि धांधली किस लेवल पर गई है। मतलब ये वो कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ 260, जो लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन है। तो जो टॉपर होगा उसके मार्क्स तो 300-350 के आसपास ही होंगे कहीं, करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ, ये UR की बात हो गई। मतलब ये रिज़ल्ट मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है,
और आप लोग के हिसाब से भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 100% मैं आपको बता रहा हूँ महाधांधली हुई है और बहुत से डिज़र्विंग कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। मतलब वो डिज़र्व करते थे। ये नौकरी ऐसी नहीं है कि बैंक की नौकरी है या एसएससी की नौकरी है तो मतलब एक समय कैंडिडेट खुद को शांत कर लेता है, लेकिन ये जॉब वो है जो बहुत मुश्किल से निकलती हैं। ये वो वैकेंसीज हैं जो बहुत कम निकलती हैं, और इसमें जिसका सिलेक्शन होता है वो खुद को मतलब अपने उसकी ज़िंदगी बन गई। और ऐसी जगह पे जब डिज़र्विंग कैंडिडेट बाहर होते हैं तो ये बहुत ख़राब चीज़ है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जो भी है ये है, आप देख सकते हैं। और अब उसके बाद मैं ओबीसी की बात करता हूँ। मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में क्या कोई डिफरेंस नहीं है, कट ऑफ में लगभग सेम ही है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि देखिए ओबीसी के जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए वो 2300 हैं, करेक्ट, लगभग 2300 कैंडिडेट हैं। और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं वो 808 है। उसके बाद भी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 233 रखी गई है और ओबीसी की 233 रखी गई है। मतलब मैं यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, ना ईडब्ल्यूएस की लेने की कोशिश कर रहा हूँ ना ओबीसी को, मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एज अ टीचर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पे गलती हुई है। मैं बायस नहीं हूँ यहाँ पे, पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सोच के देखिए, ईडब्ल्यूएस के 808 कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, जो उनका सिलेक्शन, उनकी कट ऑफ इतनी कम नहीं जानी चाहिए थी। आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर 2300 कैंडिडेट के साथ ओबीसी की कट ऑफ 233 जा रही तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मतलब समवेयर, ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस के लोग सारे कमज़ोर होते हैं और उन्होंने मतलब उनकी कट ऑफ 233 पे आके रुक गई, ये की गई है, ठीक है। अगर उनकी जो सही तरीके से अगर कट ऑफ निकलती, मैं मानता हूँ कि जनरल से कट ऑफ उनकी कम रहती है, लेकिन ओबीसी से उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि ओबीसी से भी उनको नीचे रख दिया जाए, और यही चीज़ यूपीएससी में भी हुई है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स कम हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स कम है, उनकी कट ऑफ ओबीसी से ज़्यादा जानी चाहिए थी, करेक्ट। ओबीसी की कट ऑफ लगभग 3 गुना है। अगर ओबीसी की 233 है तो ईडब्ल्यूएस की 245, मैं तो कहता हूँ 250 तक होनी चाहिए थी मिनिमम, तब ये चीज़ इक्वलाइजेशन पे आती। यहाँ पर ये चीज़ नहीं सही बैठ रही है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत से चांसेस हैं कि जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनको अलग कैटेगरी में शिफ्ट किया गया। और आपको ना यकीन हो तो अगर जो लिस्ट आई है अभी, आप उसमें जाके चेक करिएगा कि ओबीसी की कैटेगरी में और एससी कैटेगरी, मैं फिर से इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे ओबीसी में इंटरेस्ट है, ना एससी में इंटरेस्ट है, ना जनरल में इंटरेस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ एक एज अ टीचर कि कहाँ पे कैंडिडेट्स के साथ गलत होता है, ठीक है। मैं लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। आप चेक करिएगा ओबीसी लिस्ट में और एससी लिस्ट में कि कितने लोग ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में होनी चाहिए लेकिन उनका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में हो रहा है। और यही वजह है जो आप देख रहे हो ये सिनेरियो। हालांकि इन चीज़ों से हम लोग बाहर निकलते हैं। मैं बात करता हूँ जो मेन धांधली हुई है, क्योंकि वो ओबीसी और एससी और जनरल कैटेगरी का जो किस्सा है वो आई थिंक ओबीसी, एससी और जनरल कैटेगरी आपस में वो लोग देख लेंगे उनका क्या होना है, क्योंकि उनको पता है कि सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रही हैं, वो चाहे तो वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे तो आरटीआई लगा सकते हैं। वो जानकारी जब तक वो नहीं आगे बढ़ के लेंगे तब तक कोई उनके लिए लड़ नहीं सकता, ठीक है। तो हालांकि मैं एज अ टीचर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अपने राइट के लिए लड़िए। इसलिए मत लड़िए कि कोई दूसरा क्या कह रहा है। अगर आपको राइट दिया जा रहा है लीगली तो वो आपका हक है, ठीक है। आप ओबीसी से हो तो ओबीसी के लिए लड़िए, एससी से हैं एससी के लिए लड़िए, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए लड़िए, लेकिन लड़िए, ठीक है। वो आपका राइट है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ठीक है। कोई आपसे क्या कह रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, करेक्ट। बट इस चीज़ को साइड में रखते हैं, धांधली की बात करते हैं हम लोग। आप समझ के, मैं सिर्फ यहाँ पे इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आप सोच के देखिए कि यूआर की जो मिनिमम जो मतलब लास्ट कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है उसके मार्क्स 259 है। मतलब ये एवरेज से ज़्यादा मार्क्स हैं। यहाँ पे एवरेज वाले कैंडिडेट्स को लाया ही नहीं गया है, या तो टॉपर सेलेक्ट हुए या तो वो जिन्होंने धांधली करी है, ठीक है। तो और मतलब ये कट ऑफ तब है जब 3500 कैंडिडेट सेलेक्टेड है जनरल के अंदर या यूआर के अंदर, और ये अनरिजर्व्ड है। पहली चीज़, अनरिजर्व्ड में वो कैंडिडेट भी हैं जो अलग कैटेगरी से आएंगे। यहाँ पे ये जनरल कैंडिडेट नहीं है, यहाँ पे अनरिजर्व्ड है,
ठीक है। तो दैट मीन्स जनरल कैंडिडेट के लोग भी हैं और अदर कैटेगरीज के भी हैं जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और बाकी की कट ऑफ आई थिंक इतना मायने नहीं रखती। मायने से मेरा मतलब है कि जो मैं जिन चीज़ों पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो थी धांधली के ऊपर। तो बाकी की कट ऑफ भी अगर आप देखें तो एससी की 221 कट ऑफ गई है, ठीक है। ओबीसी की 233 है, ईडब्ल्यूएस की, बट यूआर की कट ऑफ सच में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हिसाब से देखूँ तो यूआर की कट ऑफ कम हो सकती थी, ठीक है। और अगर यूआर की कट ऑफ कम नहीं हो रही थी तो ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा होनी चाहिए थी। दो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं हुआ। ये मतलब पूरे तरीके से ये रिज़ल्ट जो है वो मतलब बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिज़र्व नहीं करते हैं और वो सेलेक्ट हुए हैं, और यकीनन उनका फाइनल सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। सीएसआईआर के कैंडिडेट इतने थे नहीं कि वो यूनाइट हो सकें, और जिन्होंने कोशिश करी उनकी कंप्लेंट का कोई रिस्पांस नहीं दिया गया, क्योंकि टाइम पीरियड बीत गया, उन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया, सब लोग शांत बैठ गए। आई थिंक आप लोग को अभी भी इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए, कैट में जाना चाहिए, जो धांधली हुई है उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करनी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। बाकी जो होगा वो होगा, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर उनके पास तो पूरा खुला हुआ है कि वो पूरी तरीके से धांधली करें। तो ये वीडियो था, मैंने आपको बता दिया कि क्या कंडीशन है। मतलब ये रिज़ल्ट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और मेरे हिसाब से मैं क्या कोई कैंडिडेट भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा जिसने जेन्युइनली एफ़र्ट किए थे इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। क्योंकि पेपर का लेवल, मैं सेकंड पेपर की अगर बात करूँ, देखिए फर्स्ट पेपर का मैं कह रहा हूँ कि लोगों के 90 से 120 के आसपास मार्क्स के बीच में थे, तो ठीक है, वहाँ पे मैं 110 एवरेज मान लेता हूँ। लेकिन जो सेकंड पेपर उसमें इतने मार्क्स नहीं आने देती, उसकी वजह ये थी कि कुछ सेक्शन, तो 3 या 4 सेक्शन ऐसे थे जहाँ पर आप जो मार्क्स सेलेक्ट कर रहे हो या जो भी आंसर सेलेक्ट कर रहे हो उसमें आप श्योर हो सकते हो कि हाँ ये आंसर सही होगा। लेकिन कम से कम 75 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर आप बिल्कुल श्योर नहीं थे कि उनका आंसर ये होगा। तो उन 75 में आप बहुत ज़्यादा सही करके आ सकते हो, तो 50 सही करके आ सकते हो, करेक्ट। और बाकी में भी आप अगर पूरे के पूरे सेलेक्ट करके आ रहे हो, पूरे आंसर दे के आ रहे हो, तो कुछ तो गलत करके आओगे ही ना, ठीक है। तो इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये रिज़ल्ट मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हालांकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, और आई मीन दिया है, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट हूँ, और मेरा बस ये था कि मैं एग्ज़ाम को देखना चाहता हूँ, तो वो मैंने देख लिया। और मतलब ये रिज़ल्ट नहीं एक्सेप्टेबल, दैट्स ऑल आई वुड वांट से दैट्स। सो उम्मीद करता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, अब मैं उनकी बात कर लेता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई, और अपनी तैयारी अच्छी से करिए, और सेकंड स्टेज के लिए फुल प्रिपरेशन करिए। और कुछ दिन के बाद, आई मीन 10 से 15 दिन के बाद मैं आपको गाइड करूँगा इसके ऊपर। ऑफ कोर्स अगर आप लोग वीडियो का वेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा सेकंड स्टेज के लिए। और मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। फालतू की बात मुझे करने का कोई वो नहीं है, मैं आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम में सेकेंड स्टेज के लिए, ठीक है। तो मैं वो कर दूँगा, और बशर्ते आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको ज़रूरत है, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि इस चैनल को मैं आगे बढ़ाऊँ, अभी तो एटलीस्ट नहीं है, ठीक है। बाद में होगा तो होगा। तो मैं व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो आपको सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि शेयर होनी चाहिए, वो मैं ज़रूर करता रहता हूँ इस वीडियो पे, इस चैनल पे। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको वीडियो की ज़रूरत है सेकंड स्टेज के लिए। प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, बट अभी नहीं, कम से कम 15 से 20 दिन बाद, या 10 से एटलीस्ट 15 दिन बाद, ठीक है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया सेकंड स्टेज के लिए, ऑफ कोर्स उन लोगों की मैं बात करूँ जो जेन्युइन तरीके से सेलेक्ट हुए हैं, जो मेहनत के बल पे सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जो नकल करके सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो मैं हेल्प ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते हैं। तो जो जेन्युइनली सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, वो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे हमेशा अवेलेबल हूँ उनकी हेल्प के लिए। तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और अच्छे से मेहनत करिए। सेकंड स्टेज जो मेन आपका था वो आपका क्रॉस हो चुका है, जो मेन फाइट थी आप उसमें आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इतनी धांधली के बाद भी अगर आपने सिलेक्शन ले लिया मेहनत के बल पे, तो आप में कुछ तो बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और सेकंड स्टेज अब जो लेवल्स बचे हैं वो इतने टफ़ नहीं है, अगर देखा जाए तो आप उसमें ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको फाइनल सिलेक्शन भी हो और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सेकंड स्टेज आने वाली है, उम्मीद भर में शायद मेरे हिसाब से अगले 45 दिन के अंदर इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रिपेयर कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।